ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? स्टार्ट करें? सर एक क्वेश्चन था होमवर्क पीडीएफ का। कौन सा? बोलो। सर क्वेश्चन नंबर मेरे पास 8 था। पीडीएफ नहीं है, अभी पीडीएफ नहीं है, ड्राइव पे है। क्वेश्चन बोल दो आप। क्वेश्चन क्वेश्चन बोल दो आप। स्टेटमेंट का था और डीएस इज इक्वल टू 0 फॉर अ सरफेस दैर, और 4 स्टेटमेंट दे रखे थे। दोबारा बोलना प्लीज। सर मैं प्रेजेंट कर दूं? हाँ हाँ, करो। आपको एक्सेस है प्रेजेंट करने की शायद। सर आपको एक्सेस देखना एक्सेस है प्रेजेंट एक्सेस करने की। हाँ सर हो गए। सर ये है ना? क्वेश्चन 8। हाँ। कौन से वाला? 8th वाला? ग्रेट, उसमें सी और डी। यस सर। E dot ds over a closed surface, then the electric field inside the surface and on it is zero. गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थोड़ा होगा, फ्लक्स जीरो होगा। सेकंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरी यूनिफॉर्म। कोई जरूरी बात नहीं है यूनिफॉर्म होना चाहिए नहीं। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट। और ये सही है क्योंकि फ्लक्स जीरो है, राइट। ऑल चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी आउटसाइड द सरफेस, ना कोई जरूरी बात नहीं है चार्जेस इनसाइड द सरफेस होने चाहिए, तब भी फ्लक्स जीरो हो सकता है। कंडीशन इज नेट चार्ज जीरो। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन आएगा। अगर नेट फ्लक्स जीरो है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द, मतलब पासिंग आउट थ्रू द सरफेस। ये आंसर। आपके किस पॉइंट में डाउट आया इसमें? सर मेरा डी वाला था कि आपने बोला सिर्फ नेट फ्लक्स जीरो होना चाहिए, नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। हाँ, नेट जीरो होना चाहिए। अगर अदरवाइज मान लो एक डाइपोल रख दिया मैंने, तब भी नेट फ्लक्स जीरो होता है, पर चार्जेस अंदर तो है ना। ठीक है। हेलो प्राची, तबीयत कैसी है आपकी? गुड मॉर्निंग सर। तबीयत ठीक है? हाँ। चलो हम शुरू करते हैं। अभी नया टॉपिक शुरू हो रहा है। बस रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स देते रहना आप लोग, ताकि मुझे बार बार ये पूछने में टाइम खराब ना करना पड़े कि समझ में आ रहा है नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं एक पुराने टॉपिक से। पुराना टॉपिक क्या है? अगर हम बात करें कि लेट से एक चार्ज मेरा एक Q1 है, और लेट से किसी R डिस्टेंस पे एक चार्ज Q2 रखा है मेरे पास। तो अगर मैं बात करूं कि लेट से ये मेरा सोर्स चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स की वैल्यू होगी कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स लगेगी, तो इसको हम बोलते हैं कूलम्ब्स फोर्स। ठीक है, कूलम्ब्स फोर्स। अब इस चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी? हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज बेसिकली चार्ज, सोर्स चार्ज का एक कूलम के चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। अगर मुझे एक कूलम के चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है, तो बेसिकली मुझे फोर्स डिवाइड बाय Q2 करना पड़ेगा। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगा? Q1 बाय आर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कि फोर्स ऑन ए यूनिट कूलम ऑफ चार्ज, मतलब एक कूलम के चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। ये सब चीजें भी हम पढ़ चुके हैं। अभी हमने एक और नया टॉपिक पढ़ा है। हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हमने कैसे डिफाइन किया था? हमने बोला लेट से हमारे पास एक सोर्स चार्ज है Q1, और इस चार्ज को हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, अब इस चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ, लेट्स से यहाँ एक Q2 चार्ज रखा हुआ है। हमने डेरिवेशन और तो दोनों को पॉजिटिव मान के करी थी,
तो फिर मैंने बोला था कि जो रिजल्ट है वो वैलिड है, चाहे चार्जेस पॉजिटिव है चाहे चार्जेस नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। तो हमने बोला था कि अगर ये r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी बनेगी k q1 q2 बाय r। और यहाँ पे q1 और q2 को आपको साइन के साथ वैल्यूज करना। पर ये तो रिजल्ट है, ये तो रिजल्ट आया मैथमेटिकल रिजल्ट। और इसका मीनिंग क्या है, इसका डेरिवेशन में हमने क्या बोला, हमने बोला था डेरिवेशन में इट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। ये जो मेरा सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क डन करा इस सेकंड चार्ज को, टू टेक Q2 चार्ज फ्रॉम R पोजीशन, या बोल सकते हो ये R पोजीशन मतलब R डिस्टेंस पे, इसको P पॉइंट बोलते हो, किसी भी पॉइंट P पे रखते हैं, फ्रॉम पॉइंट P टू रेफरेंस पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन, ऐसा हमने इसकी डेफिनेशन डिफाइन करी और इस डेफिनेशन के जरिए इंटीग्रेशन करके हमने रिजल्ट निकाला। ठीक है, ऐसे हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन। अभी एक नई टर्म आती है, वो नई टर्म क्या है, नई टर्म इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फोर्स से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने डिराइव किया कि फोर्स ऑन यूनिट कूलम ऑफ चार्ज। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से हम डिराइव कर रहे हैं, या एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज, मैं पूरी की पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा, उसमें ओवरव्यू लिख रहा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज टू टेक Q2 चार्ज है ना, इस Q2 चार्ज की जगह आप सिंपली लिखोगे टू टेक 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू रेफरेंस पॉइंट without acceleration, without acceleration। तो आप मुझे बता सकते हो, मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, चैट में कोई आंसर कर सकता है फटाफट से ताकि टाइम वेस्ट ना हो। रेफरेंस पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? जिस पॉइंट पे सर हमें वो चार्ज चाहिए। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे आप पोटेंशियल को जीरो एज्यूम करो। नहीं, रेफरेंस पॉइंट इज दैट पॉइंट जहां पे पोटेंशियल को जीरो, लेट्स से मेरा एक क्यू चार्ज है ना, अभी मैं देखो क्या बोलूं, इस क्यू चार्ज के, लेट्स से इसको Q1 बोल लेते हैं, इस Q1 चार्ज से किसी भी R डिस्टेंस पे, वो R डिस्टेंस इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने Q2 चार्ज रखी है, ये R डिस्टेंस इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने Q2 चार्ज रखी है, ये R डिस्टेंस इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, यहाँ पे। तो इस चार्ज और इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, और दिस इज सिंपली डिफाइंड एज कि ये वाला चार्ज कितना वर्क डन करेगा इस Q2 चार्ज को यहाँ से इंफिनिटी तक ले जाते हुए विदाउट एक्सेलरेशन। सिमिलरली R डिस्टेंस पे अगर मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करूँ कि Q2, ये भी सेम चीज है कि कितना वर्क डन करेगा मेरा ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इस पॉइंट से इंफिनिटी।
और अब मैंने एक और नई चीज क्या डिफाइन करी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैंने क्या डिफाइन करा कि सेम चीज है, बस जो वर्क डन है ना वो हम Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज पे नहीं ले रहे, पॉजिटिव 1 कूलम के चार्ज पे ले रहे हैं। अगर पॉजिटिव 1 कूलम के चार्ज पे ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के क्यू, यहाँ पे क्या बन जाएगा, के क्यू, यहाँ पे क्या बन जाएगा, के। तो किसी भी आर डिस्टेंस पे किसी एक सोर्स चार्ज की वजह से स्पेस में कितना पोटेंशियल होगा, दैट विल बी के Q1 बाय, यहाँ पे के Q1 बाय आर। लेट्स से डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना बनेगा, के Q1 बाय। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक नई टर्म हमने इंट्रोड्यूस करी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसकी डेफिनेशन में दोबारा नहीं लिख रहा क्योंकि टाइम वेस्ट होएगा, कि बस शॉर्ट की पॉइंट्स लिख रहा हूँ कि वर्क डन बाय सोर्स चार्ज। वो सोर्स चार्ज वर्क डन नहीं कर रहा एक्चुअली, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज कर रहा है। टू टेक 1 कूलम ऑफ चार्ज प्लस 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम गिवन पॉइंट, कहां से कहां लेके जाना है, गिवन पॉइंट से इंफिनिटी, और ये मेरा एक्चुअली रेफरेंस पॉइंट है। अब माइंड में कंफ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है, गिवन पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। हमें एग्जाम ओरिएंटेड क्या याद है, हमें एग्जाम ओरिएंटेड सिर्फ इतना याद रखना है, ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बोली है ये डेरिवेशन पर्पस के लिए, और ये डेरिवेशन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ जब मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनालिसिस कराया, तो मैं इसलिए दोबारा नहीं करा। तो एग्जाम में अपने को क्या याद, एग्जाम ओरिएंटेड हमें इतना याद रखना है कि अगर हमारे पास एक सोर्स कोई भी चार्ज है, क्यू चार्ज, उस क्यू चार्ज की वजह से स्पेस में किसी आर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल बनेगा, दैट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू के क्यू बाय आर। ठीक है, ये मान लो कोई भी पॉइंट पी है आर डिस्टेंस, फर्क नहीं पड़ता आप इस डायरेक्शन में डिस्टेंस देख रहे हो या आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो, हमें तो सिर्फ चार्ज से डिस्टेंस देखना है। तो यहाँ पे पोटेंशियल बनेगा के क्यू बाय, हर जगह पोटेंशियल बनेगा के क्यू बाय। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी क्लियर हुआ, एक बार थम्स अप कर दो। अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने बात करी थी कि लेट से एक चार्ज ये रखे Q1, एक चार्ज ये रखे Q2, एक चार्ज ये रखे Q3। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप बोलोगे सर कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दो वेक्टर क्वांटिटी होती है, यहाँ से एक वेक्टर ये बना दो, लेट से ये डिस्टेंस है R1, एक वेक्टर आप ये वाला बना दो, एक वेक्टर आप ये वाला बना दो, यहाँ से लेके, और अगर आप ऐसे वेक्टर्स बना दिए R1 R2, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज 3, और इनका वेक्टर्स। सिमिलरली अगर एक ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, इस पॉइंट P पे मैं पूछूं कि आपसे कि कितना पोटेंशियल बनेगा, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप बोलोगे सर सिंपली ऐड कर दो के Q1 बाय R1, के Q2 बाय R2 और के Q3 बाय R3। अब माइंड में सवाल आता है सर आपने तो यहाँ वेक्टर्स की बात करी थी, यहाँ पे आप कोई वेक्टर्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली डिराइव कहाँ से हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज फ्रॉम वन कूलम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें सिंपली क्या करना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो इंडिविजुअल चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उसका वेक्टर सेट करना है, और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो इंडिविजुअल चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल के उनका स्केलर्स निकाल। अब मैं बोल दूं कि यहाँ पे लेट्स से मैंने एक 5 कूलम का चार्ज रख दिया,
चलो 5 कूलम चलो, मैं इतनी स्मॉल क्यू चार्ज देखती हूँ। अब मैं आपसे पूछूं कि इस स्मॉल क्यू चार्ज पे कितना नेट फोर्स लगेगा, फोर्स नेट कितना लगेगा, तो आप बोलोगे सर सेम चीज है जो हमने पढ़ी है, क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। फोर्स किसके बराबर होता है, क्यू इंटू ई के बराबर। ऐसे ही सिमिलरली मैं बोलूं कि अगर मैं इस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को रखूं तो इन तीन चार्जेस की वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी इस क्यू चार्ज की। मतलब ये तीन चार्ज और एक क्यू चार्ज, इनकी आपस में कितनी इंटरेक्शन होती है। लेट्स से ये सिस्टम है मेरा, चार्जेस तीन चार्जेस, तो आप बोलोगे कि सर पोटेंशियल एनर्जी तो सिंपली क्या होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेकिंग क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम गिवन पॉइंट टू इंफिनिटी। और अभी मैंने क्या डिफाइन कर दिया, एक कूलम के चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन, एक कूलम के चार्ज के ऊपर तो इतना वर्क डन है, तो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन, आप बोलोगे क्यू टाइम्स वीपी। क्योंकि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इज बेसिकली एक कूलम के चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन, तो क्यू कूलम के चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन, क्यू टाइम्स वीपी। और यही वर्क डन ही हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, क्यू टाइम्स वीपी। समराइजेशन ये है कि अगर स्पेस में किसी भी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे आपने क्यू चार्ज रखा है, तो इस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, एफ नेट, वो एफ नेट लगेगा क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। और इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज विल बी इक्वल टू क्यू टाइम्स पोटेंशियल एट दैट। ये चीज समझ में आई जो अभी मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया। अगर नहीं आई तो रिवाइज करा, दोबारा कर लेते हैं, ठीक, पर एक बार देखो कि समझ में आया है। प्राची समझ में आया, ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते। फर्दर हमने बात करी थी, अगर एक चार्ज मान लो किसी एक पोजीशन ए से किसी पोजीशन बी पे जा रहा है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी यू इनिशियल और यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी यू फाइनल। मतलब किसी इनिशियल पोजीशन से किसी फाइनल पोजीशन बी पे जा रहे हैं, तो वर्क डन फ्रॉम इनिशियल से फाइनल पोजीशन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, या बोल सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। किसी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने का वर्क डन क्या हुआ, ये मैं आपको क्लास में शुरू में करा चुका हूँ, माइनस का डेल्टा यू। ये डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। अब यू फाइनल को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू टाइम्स पोटेंशियल एट फाइनल पोजीशन माइनस क्यू टाइम्स पोटेंशियल एट इनिशियल पोजीशन। और इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, माइनस क्यू पोटेंशियल एट फाइनल पोजीशन माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल। दोबारा मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखूं कि वर्क डन फ्रॉम सम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस का क्यू टाइम्स बी फाइनल minus B initial. Similarly, work done from initial position to final position by external agent, ये कितना होगा, ये हमने क्या बोला था, ये डेल्टा यू के बराबर होता है। डेल्टा यू मतलब यू फाइनल इनिशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल किसके बराबर होती है, क्यू टाइम्स पोटेंशियल एट फाइनल पोजीशन माइनस क्यू टाइम्स पोटेंशियल एट इनिशियल पोजीशन। दिस इज इक्वल टू क्यू कॉमन आ जाएगा, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। ये दो रिजल्ट क्लियर हुए, ठीक है वाला। तो अभी तक हमने क्लास में जो जो पढ़ा आज वो मिक्स था, वो थ्योरी प्लस मैथमेटिकल रिजल्ट्स। अब एग्जाम में अपना क्या क्या यूज होने वाला है, एग्जाम में ये यूज होने वाला है पोटेंशियल एट पॉइंट पी
ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से क्या बनेगा, के क्यू बाई, लेट्स से ये मेरा क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट बी है, यहाँ पे इसकी वजह से कितना पोटेंशियल बनेगा, के क्यू बाई। नेक्स्ट इज, अगर आपको कोई चार्ज को मूव करा रहे हो आप किसी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना बनेगा, माइनस का क्यू टाइम्स पोटेंशियल एट फाइनल पोजीशन माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पोजीशन। सिमिलरली वर्क डन बाय इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन बाय एजेंट, एजेंट के द्वारा कितना वर्क डन होगा, क्यू टाइम्स वी फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसमें हम क्या assume करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट चेंज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज नॉट चेंज। ये जो तीन रिजल्ट्स हैं, ये कंक्लूजन, ये अभी तक हमने डिराइव करे हैं, तो इसकी वजह से हम अपने क्वेश्चन सोल्व करें। अभी ये तीनों चीजें अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दो, फिर हम अपने क्वेश्चन सोल्विंग वाले पार्ट की तरफ से। बताओ बताओ, क्लियर है? और आज तो वैसे आपने नोट्स दिखाने थे अपने, तो एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। आपके पास एक पॉइंट गिवन है, क्वेश्चन लिख देते हैं, एक पॉइंट। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस करी, जब मैं पीडीएफ अपनी रिव्यू कर रहा था खुद से, तो मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि क्या क्या चीज क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्या चीज मैंने पूछी है। तो मैं कलर फिक्स कर देता हूँ, वो कलर फिक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये चीजें क्वेश्चन में गिवन है। जैसे मैंने इस कलर को फिक्स कर दिया कि जो जो चीजें मैं इस कलर से लिखूंगा वो क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, एक पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट। और लेट्स से एक पॉइंट बी गिवन है और इस बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना गिवन है, -40। क्वेश्चन इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, निकालना क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और किस चीज का वर्क डन निकालना है, इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन, कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहे हो कहां से कहां तक, फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए, इसका मतलब बी मेरी इनिशियल पोजीशन है और ए मेरी फाइनल पोजीशन। और एक्सटर्नल एजेंट का आपको वर्क डन मिलेगा, ये अपने को गिवन है। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन, अगर आपको याद हो लास्ट स्लाइड में मैंने लिखा था, वर्क डन फ्रॉम सम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू Q टाइम्स V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब Q मेरा क्या है, Q इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो उसको माइनस ही लिख दो। V फाइनल, फाइनल पोजीशन इज A का पोटेंशियल कितना है, -40। तो A पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, -20। तो बेसिकली क्या बन गया, E टाइम्स, यहाँ माइनस साइन किया जाएगा, -60, माइनस से माइनस से कैंसिल, तो 60 E आपका जूल का वर्क। E की वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर क्या है, बताओ समझ आया है नहीं? दो ही बच्चों को सर पर समझ क्वेश्चन में सर पर क्वेश्चन में आपने इनिशियल तो बी ले रखा था। मैंने ये तो गिवन है, पॉइंट ए का पोटेंशियल 20 नहीं सर, वोल्ट गिवन। सर आपने पॉइंट ए का, इनिशियल पॉइंट बी ले रखा है क्वेश्चन में, इनिशियल पॉइंट अच्छा बी मैंने ले बी ले रखा है। रखे, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने बी ले, माय फॉल्ट। तो अरे एक सेकंड रुको, क्वेश्चन में मैंने इनिशियल पॉइंट बी ले रखा है, सही तो है, तो बी से ए तक चला जाएगा ना, बी से ए तक चला जाएगा। अब जरूरी थोड़ा इनिशियल पॉइंट बी ले रखा है तो बी को यहीं बनाना है और ए को यहाँ बनाना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं किसी पॉइंट को यहाँ बना दूँ ए, तो यहाँ बी, तो यहाँ से यहाँ तक तो जा सकता है, ठीक तो है, गलत क्या है? तो सर बी इनिशियल में आप -40 डालेंगे ना। अच्छा मैंने कैलकुलेशन उल्टा कर दिया, ठीक है, तो इसको आप चेंज कर, एक ही बच्चे ने नोटिस करा और किसी ने नोटिस नहीं करी ये चीज। हाँ है ध्यान आपको, देखो V फाइनल माइनस V इनिशियल।
फाइनल इज 20 माइनस माइनस ऑफ 4, ठीक है अभी 60, तो माइनस के 60 है, सही बोल रहे हो? आप बाकी सबका ध्यान कहाँ है, किसी और ने नोटिस नहीं करी ये चीज? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा, धीरे धीरे हम अपनी इंक्लिनेशन बढ़ाते रहेंगे क्वेश्चन के लेवल। क्वेश्चन इज फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, आपको निकालना क्या है, वर्क डन आपको निकालना है बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये आपको निकालना है क्वेश्चन के लिए। इन मूविंग ए चार्ज, आपको क्या दिया है, चार्ज गिवन है +2 माइक्रोकूलम का फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से एक पॉइंट पे, इंफिनिटी से पॉइंट पी तक आपको मूव कराने का वर्क डन निकालना है, और पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना गिवन है, 10⁻⁴ वोल्ट, ये आपको वर्क डन निकालना है बाय एक्सटर्नल फोर्स। किस लिए वर्क डन, आप एक Q इज इक्वल टू +2 माइक्रोकूलम के चार्ज को मूव करा रहे हो इंफिनिटी से पॉइंट पी पे, तो पॉइंट पी का पोटेंशियल कितना, 10⁻⁴ वोल्ट। अब आपको सोल्यूशन करके बताना, ये आप खुद से ट्राई करो। एक बच्चे का आंसर आ गया, वर्क डन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन एजेंट कितना बनेगा, Q टाइम्स पोटेंशियल ऑफ फाइनल माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल। ख्वाहिश हुआ आपका, फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल क्या है, ख्वाहिश बताओ, फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल क्या है? हो रहा है सर, थोड़ी देर रुक जाओ। ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, और ये फाइनल पोजीशन, ये बनेगा 10⁻⁴ माइनस में इंफिनिटी का पोटेंशियल हम 0 मानते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 × 10⁻⁻² हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो यार, क्वेश्चन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एक आपका +Q कूलम चार्ज है, एक आपका -Q कूलम चार्ज, ठीक है, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मैंने एक +Q एक -Q ले लिया, आर केप्ट एट 0 0 a/2, और ये रखा हुआ है आपका 0 0 -a/2, दोनों की पोजीशंस के। फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज मूव, एक तीसरा पॉजिटिव चार्ज, ये तो दो गिवन ही थी, इसके अलावा एक तीसरा पॉजिटिव चार्ज है, और उस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू +1 इसको आपने मूव कराया, और कहां से कहां मूव कराया, आपने मूव कराया -1,0,0, ये है इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन क्या है, a,0,0, ये है फाइनल पोजीशन। इसमें कितना वर्क डन है, इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आए। लेट्स से ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, एक +Q चार्ज कहाँ रखा हुआ है, 0 0 a/2, तो लेट्स से ये है 0, 0, a/2, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है 0, 0, -1, यहाँ पे आपका पॉजिटिव Q है, आपका नेगेटिव। अब एक तीसरे चार्ज 1 कूलम को मूव करा रहे हो, कहाँ से कहाँ,
-0 0 यानी कि -0 0 ये पॉइंट है, -a 0 से +a 0। फिर वर्क डन एक्चुअली क्या होगा, वर्क डन क्या है इसके बराबर, वर्क डन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से वर्क डन निकालना, तो किसके बराबर होता है, माइनस के क्यू टाइम्स पोटेंशियल एट फाइनल पोजीशन माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पोजीशन। अब ये आपकी फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन ये आपकी इनिशियल पोजीशन है। अब फाइनल पोजीशन पे भी टोटल पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू प्लस कूलम चार्ज एंड ड्यू टू माइनस कूलम चार्ज, एंड इनिशियल पोजीशन पे भी पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू प्लस कूलम चार्ज और माइनस कूलम चार्ज। अब ये और उसका डिफरेंस लेना है, तो फिर आपको आंसर बताए कितना बने। जरा ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस कितना है, एक, ये डिस्टेंस कितना है, 1 ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, एक, ये डिस्टेंस कितना है, 1/2। इस पॉजिटिव चार्ज का जितना यहाँ पे पोटेंशियल है फाइनल पोजीशन पे, उतना इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, इसका मतलब कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली इस नेगेटिव चार्ज का जितना यहाँ पे पोटेंशियल है उतना ही यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा, तो इसका पोटेंशियल भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब वर्क डन 0 आ जाएगा। इसको दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख देते हैं, इसको लिख सकता हूँ -1 कूलम का चार्ज फाइनल पोजीशन पे किस किस की वजह से पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू कूलम चार्ज प्लस पोटेंशियल एट माइनस क्यू कूलम चार्ज माइनस, और यहाँ फाइनल लिख सकते हो फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन पे किस किस की वजह से पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस कूलम चार्ज एट इनिशियल पोजीशन प्लस पोटेंशियल एट माइनस क्यू कूलम चार्ज एट इनिशियल पोजीशन, तो -1 कूलम। तो हमें पता है प्लस क्यू का पोटेंशियल फाइनल पोजीशन पे और इनिशियल पोजीशन पे सेम है, तो कैंसिल हो। -q कूलम का चार्ज फाइनल पोजीशन पे और इनिशियल पोजीशन पे सेम है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर बन जाएगा 0। इसका मतलब कोई भी वर्क डन नहीं करता। अब सवाल आपके माइंड में एक आ सकता है कि पोटेंशियल सेम क्यों, यार पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। अब इस पॉइंट का यहाँ पे डिस्टेंस भी मान लो R है और यहाँ पे डिस्टेंस R है, क्योंकि सेम डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज और ये हाइपोटेन्यूज बराबर बन जाएगा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज से बराबर। इसी कारण इस क्यू कूलम का पोटेंशियल यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, इस माइनस क्यू कूलम का पोटेंशियल यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, इसका मतलब नेट वर्क डन विल बी 0। अभी ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज थम्स अप कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। रिपीट करना है तो रिपीट करा देते। फिर एक होमवर्क क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन इज आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस जिनकी वैल्यू है Q, और ये कहाँ कहाँ पे रखे हुए हैं, x इज इक्वल टू 1 2 4 8 मतलब डबल होता जा रहा है, पहले 1 का डबल, फिर 2 का डबल, फिर 4 का डबल, फिर 8 का डबल 16 होगा, फिर 16 का डबल 32 होगा। क्वेश्चन इज फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन। अभी करो ट्राई, अभी करो। आप लोग कर रहे हो ट्राई, कहीं पे अटक जाओ तो पूछ लेना।
बोलो, कोई बोल रहा था। अच्छा बताओ, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल बनेगा? खुशबू आप बताओ। खुशबू, सोनाली आप बताओ, पहले चार्ज की वजह से कितना बनेगा? कुछ पूछ रहा हूँ तो थम्स अप कर दिया। सोनाली आप बताओ जरा, इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ कितना पोटेंशियल बनेगा? ये बनेगा के क्यू बाई वन। इस चार्ज की वजह से कितना बनेगा, क्योंकि डिस्टेंस है 2, तो ये बन जाएगा के क्यू बाई 2। सिमिलरली के क्यू बाई 4 प्लस के क्यू बाई 8, सिमिलरली के क्यू बाई 16, अब टू सोन ये जीपी चलती रहेगी। अब के क्यू कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बनेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/6। ठीक है, बताएगा आपका इनफाइनाइट जीपी सीरीज। इनफाइनाइट और इनफाइनाइट जीपी सीरीज का सम क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर होता है। आर मतलब कॉमन रेशियो। अभी हो जाएगा। मुझे बस एक ही बच्चे से रिस्पॉन्स आया और किसी से रिस्पॉन्स नहीं। अर्शित आप बताओ। अर्शित सर 2 KQ आंसर आएगा। कितना आ रहा है? 2 KQ। 2 KQ। जीपी का सम कितना आ रहा है? 2। हाँ ठीक है, करेक्ट करेक्ट। आगे चले। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग on its axis। लेट्स से आपके पास एक रिंग गिवन है ऐसे, ठीक है। इस रिंग की रेडियस है r, ठीक है। और इसकी एक्सिस पे किसी x डिस्टेंस पे मुझे इसका पोटेंशियल निकालना है कि इस रिंग का पोटेंशियल कितना है। और गिवन की रिंग पे हमने चार्ज दे रखे Q। अभी चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्मली या फिर नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे? लेट्स से हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इसका छोटा सा, इस पे dq चार्ज है, ठीक है। अब इस dq चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल बनेगा? तो सिंपली मैं इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दूँ, क्योंकि पोटेंशियल मेरा स्केलर क्वांटिटी होता है तो मुझे डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये भी डिस्टेंस r बनेगा, क्योंकि सर्कल की रेडियस तो सेम बनेगा। अगर ये x है, ये r है, तो ये डिस्टेंस बनेगा √r²। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल due to dq charge will be k times dq divided by √r²। अब मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना ड्यू टू कंप्लीट रिंग, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन करूँ। तो v क्या बनेगा? a कॉमन आ जाएगा √r² प्लस स्क्वायर। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि रेडियस भी कांस्टेंट है और ये जो p जहाँ पे मैं देख रहा हूँ x को भी कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन dq, तो dq का इंटीग्रेशन, तो फर्क नहीं पड़ता है dq चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि dq का इंटीग्रेशन तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो टोटल चार्ज चाहे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो फर्क नहीं पड़ता।
तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कितना बनेगा, k टाइम्स कैपिटल Q अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग। अब मैं पूछूं सेंटर पे कितना पोटेंशियल है, सेंटर पे पोटेंशियल निकालने के लिए बी सेंटर, सिंपली आप x को 0 पुट करो, अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो KQ/R सेंटर। बताओ ये समझ में आई छोटी सी डेरिवेशन, तो बताओ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं जरा। लेट्स से हमारे पास एक रिंग है, छोटा वाई एक्सिस पे अगर मैं पोटेंशियल बना दूं और एक्स एक्सिस पे अगर मैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ पे होगा, सबसे ज्यादा पोटेंशियल सेंटर पे होगा KQ/R। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या चेंज हो जाएगा, KQ अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल डिक्रीज करती है। तो सेंटर पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा और उसकी वैल्यू क्या बनेगी, KQ/R, और विद द डिस्टेंस इट विल डिक्रीज, स्टार्ट डिक्रीज। ऐसा थोड़ा स्मूथ कर्व नहीं बना मेरे हाथ से, मेरे स्मूथ कर्व मैं दोबारा नहीं बना रहा, टाइम वेस्ट करना। बताओ समझ में आया नहीं, बाकी बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रोड है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, तो उसी कलर की रोड बना रहा हूँ जिसको हमने क्वेश्चन के लिए स्टैंडर्डाइज। आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रोड है, तो क्या गिवन है, उसकी लेंथ है L और इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, लैम्डा इज यूनिफॉर्म, इसका मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ इज इक्वल टू dQ/d। और आपसे पूछा गया यहां से ए डिस्टेंस पे इस रोड की वजह से कितना पोटेंशियल होता है, ये पॉइंट P है मेरा, इस P पॉइंट पे इस रोड की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, सिंपली आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एट पॉइंट P। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में करा था, सेम केस में पोटेंशियल के लिए। सॉल्यूशन, मैं दोबारा से डायग्राम बनाना सॉल्यूशन के लिए। लेट्स से मेरी रोड है, रोड मेरी यूनिफॉर्मली चार्ज है जिसकी लेंथ है, और यहाँ पे पॉइंट P है जहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से किसी x डिस्टेंस पे एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट लेता हूँ dx, इस पे चार्ज कितना है d, इस स्मॉल चार्ज की वजह से यहाँ पे मैं पोटेंशियल निकाल दूंगा, वो कितना बनेगा, नेक्स्ट शीट पे जाके स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल वो कितना बनेगा, k टाइम्स dq टाइम्स x। अब dq मेरा किसके बराबर, मुझे पता है dq/dx लैम्डा के बराबर है, which is equal to q/l। तो dq मेरा किसके बराबर बनेगा, बेसिकली dq मेरा बनेगा लैम्डा dx, और लैम्डा मेरा किसके बराबर है, q/l। सिंपली यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल किसके बराबर बनेगा, k टाइम्स q/l dx। टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दो टोटल पोटेंशियल,
के क्यू बाई एल कॉन्स्टेंट है मेरा, इंटीग्रेशन dx अपॉन x। x की लिमिट कहां से कहां तक है? x इज द डिस्टेंस ऑफ स्मॉल चार्ज एलिमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इस पी पॉइंट से चार्ज एलिमेंट का डिस्टेंस है। तो चार्ज एलिमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है और चार्ज एलिमेंट यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो डिस्टेंस इज बेसिकली x से लेके, सॉरी ये डिस्टेंस कुछ भी मान लेते हैं, लेट्स से y डिस्टेंस मान लेते हैं क्योंकि x में ऑलरेडी ले चुके, इसको मैं y को क्योंकि x में ऑलरेडी है। इस चार्ज एलिमेंट का डिस्टेंस कितना है y, तो ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा y प्लस। तो लिमिट्स कहां से कहां तक बनेगी? लिमिट्स बनेगी y से y प्लस। तो सिंपली सोल्व करते हैं इसको k क्यू बाई एल। dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? log x, और लिमिट्स क्या बनेगी? y से y प्लस। सोल्व करूंगा तो क्या बनेगा? k क्यू बाई एल log ऑफ y प्लस एल बाई y प्लस एल बाई। ये मेरा पोटेंशियल बनेगा एट पॉइंट बी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज। रिजल्ट आपको याद रख सकते हो अगर आपसे हो जाए। बताओ समझ आया है नहीं? एनी डाउट तो रिपीट कर देते हैं। ठीक है, आगे चलें। अभी हमने क्या करा? एक रोड का पोटेंशियल करा। अभी हम कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए शेल या फिर कंडक्टिंग स्फीयर, या फिर कंडक्टिंग स्फीयर। लेट्स से चेष्टा मुझे इसका आंसर बताएगी जो मैं पूछूंगा, घबराना नहीं है, बस उसमें तो सर पता नहीं क्या पूछ रही है, बहुत इजी चीज पूछ। लेट्स से मेरी शेल, शेल मतलब ये खाली है और इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दी, और या फिर इसकी जगह अगर मैं कंडक्टिंग स्फीयर दे दूं, कंडक्टिंग स्फीयर मतलब भरा हुआ, अंदर से सॉलिड स्फीयर है, इसको अगर मैं चार्ज दूंगा चेष्टा, तो चार्ज कहाँ पे डिसाइड करेगा? अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको मैंने क्यों ना कुछ चार्ज दिया, तो चार्ज ही कहाँ पे रहेगा? इसके अंदर रहेगा, बाहर रहेगा, आउटर सरफेस पे रहेगा, कहाँ रहेगा? चेष्टा इनसाइड में बच्चे आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सर आउटर सरफेस पर। हाँ वेरी, अगर मैं किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर को कोई भी चार्ज दूंगा तो वो उसके आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसलिए हमेशा हम डेरिवेशन जो करते हैं शेल की और कंडक्टिंग स्फीयर की एक साथ करते हैं, बिकॉज ए कंडक्टिंग स्फीयर बिहेव्स लाइक ए शेल, बिहेव्स लाइक ए शेल। और ये शेल हो सकती है, वो कंडक्टिंग भी हो सकती है, नॉन कंडक्टिंग भी, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक पतली सी परत ही होगी, कंडक्टिंग या फिर कंडक्टिंग कुछ भी हो सकता है। अच्छा हर्षित बताओ, अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है या कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग शेल है या फिर कंडक्टिंग शेल है या फिर एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके अंदर इनको मैंने चार्ज दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सेंटर पे? सर 0। और यहाँ पे कितना होगा इस पॉइंट पे? सर 0। वेरी नाइस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हमने बात करी तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम सिर्फ रिजल्ट याद करें। अगर आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर या फिर एक शेल है तो उनके इनसाइड में यहाँ से लेके ये अंदर का रीजन, दो हिस्सों में बट गया हमारा यूनिवर्स, एक स्फीयर के अंदर वाला हिस्सा और एक स्फीयर के बाहर वाला हिस्सा। तो स्फीयर के अंदर और स्फीयर के बाहर, मैं नेक्स्ट शीट पे जाऊंगा तो यहीं पे बना,
तो जो इनसाइड वाला हिस्सा है, इनसाइड, उस पूरे के इनसाइड और या फिर सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बनेगा? पोटेंशियल को बनेगा के क्यू बाई आर। ठीक है, तो आउटसाइड वाले रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बनेगा? के क्यू बाई स्मॉल आर। लेट्स से सेंटर से आर डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा के क्यू बाई आउटसाइड पॉइंट। यहाँ पे भी आउटसाइड पॉइंट के लिए लेट्स से कोई पॉइंट है आर डिस्टेंस पे और क्यू इस पे चार्ज है, तो पोटेंशियल बनेगा के क्यू बाई आर। ऑल्दो अंदर, मतलब स्फीयर के अंदर हर एक पॉइंट पे, स्फीयर के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल बनेगा के क्यू बाई कैपिटल आर, यानी कि कांस्टेंट। और आउटसाइड में पोटेंशियल कैसा बनेगा? के क्यू बाई स्मॉल आर, यानी कि पोटेंशियल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिक्रीज करता जाएगा। और इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, लेट्स से मैंने एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो सेंटर से लेके, मतलब यहाँ सेंटर से लेके सरफेस तक जो पोटेंशियल बनेगा वो कांस्टेंट बनेगा, और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? के क्यू बाई आर। यहाँ से भी कांस्टेंट बनेगा के क्यू बाई। तो जैसे जैसे मैं बाहर जाता जाऊंगा पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, और ये वेरिएशन कितनी बनेगी? के क्यू बाई पोटेंशियल। अगर मैं ग्राफ, ये कांस्टेंट लाइन बनेगी, और यहाँ से यहाँ तक अगर मैं जाऊंगा, किसी भी डायरेक्शन में जाऊँ, ये बात अलग है। पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट इनसाइड और आउटसाइड के क्यू बाई आर। ये चीज समझ में आई तो एक बार थम्स अप कर दो ताकि आगे बढ़ो। मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, वो मुझे बता दो कब दे सकते हो आप? आज दे सकते हो, कल दे सकते हो? बता दो फटाफट। अपने ओपिनियंस लिख दो चैट में। प्राची बोल रही है जब मर्जी ले लो। प्रवीण, हर्षित, हर्षित बोल रहा है कल। प्रवीण, संडे या सैटरडे को ले लो। आज ना ले रही? नहीं आज मन नहीं है। सर, अभी इसके बाद क्लास की है बायो की। अच्छा, फिर बताओ एक फाइनल टाइम बता दो। सर सैटरडे को ले लेना। सैटरडे को टेस्ट है आप लोगों का? टेस्ट के बाद ले लेना सर आप। तो फ्राइडे हमारी क्लास नहीं होती, फ्राइडे टेस्ट है तो फिर ठीक है सर, फ्राइडे को दे देंगे टेस्ट। टेस्ट फ्राइडे सबके लिए ओके है, तो फ्राइडे को क्लास ले ले, सैटरडे टेस्ट। फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होएगा प्राची। अच्छा, अगर आपको रिवाइज नहीं, ऐसे करते हैं टेस्ट सैटरडे ले लेते हैं और ऑनलाइन ही होएगा। टेस्ट सैटरडे ले लेते हैं ताकि आपको प्रिपरेशन का टाइम मिल जाए, और फ्राइडे क्लास ले लेते हैं। ये ठीक है, एक एक्स्ट्रा डे मिल जाएगा प्रिपरेशन। हाँ जी, क्लास में होगा, आपको कैमरा ऑन करना है। ठीक है, मुझे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एक टाइम सजेस्ट करके बता दो। अच्छा, एक चीज, एक ये लास्ट कर लेते हैं ताकि एक टॉपिक खत्म हो। अगर आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग, वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, एक यूं समझ सकते हो कि बॉल है, प्लास्टिक की बॉल भरी हुई, एक लेदर की बॉल भरी हुई जो कि नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग वाला लेदर, ठीक है।
उसको पूरे के अंदर आपने यूनिफॉर्मली चार्ज दे दिया, वो चार्ज कैसे दिया वो आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, चार्ज दे दिया, इसका मतलब रो कांस्टेंट है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और रो किसके बराबर बनेगा, टोटल चार्ज, लेट्स से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है, लेट्स से इसकी रेडियस है। हाँ, ये तो पोटेंशियल वाला टॉपिक है ना, इसकी थ्योरी बहुत बोरिंग है, मेरे को खुद बोरिंग लगती है, पर जब इसके क्वेश्चंस करोगे फिर मजा आएगा। तो अभी थ्योरेटिकल पार्ट है, अभी न्यूमेरिकल पार्ट अभी नहीं करें, इसलिए आपको बोरिंग थोड़ा लग सकता है, क्योंकि इसमें रिजल्ट्स बहुत याद करने हैं। ठीक है, अगर आपको इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, अभी भी हमारा यूनिवर्स दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक स्फीयर के अंदर वाला पार्ट, कलर पे कार, एक स्फीयर के अंदर वाला पार्ट, एक स्फीयर के बाहर वाला पार्ट। वन मतलब इनसाइड, टू मतलब आउटसाइड। अगर मैं आपसे पूछा जाए किसी भी इनसाइड पॉइंट पे सेंटर से आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था रो आर बाय 3 एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर, इनसाइड पॉइंट, वो कितना बनेगा, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन। सिमिलरली आपसे पोटेंशियल पूछा जाए किसी आर डिस्टेंस पे इनसाइड पॉइंट पे, आप बोलोगे रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, टी की जगह 2 हो जाएगा, 3r² माइनस r², ये आपका पोटेंशियल। कोई सॉरी रो बाय 6 रो बाय 6 एप्सिलॉन 3r², r² मतलब स्फीयर की रेडियस, स्मॉल r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सिमिलरली आउटसाइड पॉइंट के लिए मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखवाया था, अगर आपका कोई पी आउटसाइड यहाँ पे लाई कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिखवाया था रो आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r²। एक बार चेक कर लेना, मुझे शायद लग रहा है ठीक है, चेक कर लेना। और पोटेंशियल कितना बनेगा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस r, इट विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, kq बाय r²। फिर मान लो डिस्टेंस मान लें इस पॉइंट p, ये रिजल्ट आपको याद है, या फिर सिंपली ऐसा भी बोल सकते हो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r क्यूब बाय r। तो एक सेकंड, kq बाय r है नॉट r², k क्यूब है। और इसको आप रो की टर्म्स में भी लिख सकते हो, रो की टर्म्स में बनेगा रो आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आपको याद होने चाहिए। डेरिवेशन इनकी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है वैसे से, वेरी ऑनेस्ट टाइम कंजप्शन है, इसलिए मैंने नहीं बताया, पर अगर आप लोग बोलोगे तो हम डेरिवेशन भी करा देंगे, क्योंकि पहला प्राइमरी काम है न्यूमेरिकल सोल्व होना चाहिए, नीट में न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, पर डेरिवेशन में मैं बता सकता हूँ कैसे करें। पहले वो तो अभी ये जो चीज कराई है, एक तो ये वाली कराई कि अगर आपके पास एक शेल है, कंडक्टिंग शेल है, उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, इनसाइड पॉइंट पे और आउटसाइड पॉइंट। इनसाइड मतलब स्फीयर के अंदर वो कांस्टेंट होएगा, और वो कितना रहेगा, kq बाय r। आउटसाइड पॉइंट पे kq बाय स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सिमिलरली हमने इसका ग्राफ भी ड्रॉ करा, और फिर सिमिलरली हमने यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। अब आपका सॉलिड है, मतलब स्फीयर भरा हुआ और उसकी चार्ज डेंसिटी है रो, जो कि कांस्टेंट है, तो रो की वैल्यू क्या है, क्यूब बाय 4/3 पाई r। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा इनसाइड, रो r बाय 3 एप्सिलॉन, तो पोटेंशियल कितना बनेगा, रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट 3r² माइनस r²। और पोटेंशियल कितना बनेगा आउटसाइड पॉइंट के लिए, kq बाय r। मतलब इस तरह से बिहेव कर रहा है कि सारा का सारा चार्ज सेंटर पे सिचुएटेड है। अगर सपोज q अमाउंट ऑफ चार्ज इन सेंटर पे सिचुएटेड होता तो r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होता, kq बाय r। तो पूरा का पूरा स्फीयर इस तरह से बिहेव कर रहा है कि सारा चार्ज आपका सेंटर पे सिचुएटेड। रही बात डेरिवेशन की, अभी कोई पूछना चाहता तो मैं करा, अभी करा, पर अभी मुझे बता दो कि समझ में आया नहीं है।
अभी के अभी क्वेश्चन बताओ, इसी के मतलब इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए क्वेश्चन में जाना है। और एक और इन्फॉर्मेशन, एक डाउट आ सकता है कि सर आपने एक इनसाइड पॉइंट पे तो बता दिया और एक आउटसाइड पॉइंट पे बता दिया, आउटसाइड कहीं पे भी हो, सरफेस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? तो सरफेस के लिए चाहे आप ये इनसाइड पॉइंट वाला यूज कर लो या आउटसाइड पॉइंट वाला यूज कर लो, दोनों वैल्यू, क्योंकि सरफेस कॉमन पॉइंट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कॉन्टिन्यूस होता है। अब वो कॉन्टिन्यूस क्या है वो मैथ्स के टर्म्स में हम नहीं जाएंगे, बस इतना कंक्लूजन है। अगर आपसे सरफेस की बात पूछी जाए तो चाहे आप सेंटर इनसाइड वाला फॉर्मूला यूज कर लो या आउटसाइड वाला यूज कर लो, वो आपकी मर्जी है। इनसाइड वाला यूज करोगे तो स्मॉल आर की वैल्यू है कैपिटल आर, आउटसाइड वाला यूज करो अगेन स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर। अभी क्विक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, इसी स्लाइड पे लिखा हूं कि आपको फॉर्मूला इसी स्लाइड पे गिव। क्वेश्चन इज, फाइंड रेशियो ऑफ पोटेंशियल, रेशियो निकालनी है। रेशियो कब निकालनी है? जब आर की वैल्यू 0 हो और जब आर की वैल्यू कैपिटल है। और आर एक्चुअली है कि सेंटर से डिस्टेंस, मतलब बेसिकली मैं क्या पूछ रहा हूँ, पोटेंशियल एट सेंटर टू पोटेंशियल एट सरफेस, इसकी रेशियो बता दो मुझे। सर 1 हो जाएगी ना? हाँ, एक बार इस फॉर्मूला में आर की वैल्यू 0 पुट करो इनसाइड, और एक बार इस फॉर्मूला में आर की वैल्यू कैपिटल आर पुट करो, या इस फॉर्मूला में ही पुट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर 3/2 होगा। करेक्ट, करेक्ट। देखो यार, नेक्स्ट कराऊं मैं सोल्व, चलो करा दो। ठीक है। पोटेंशियल एट पॉइंट पी एट आर डिस्टेंस, और ये इनसाइड वाला फॉर्मूला है, क्या है? रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर मैं सेंटर पे निकालना चाहता हूँ, सेंटर पे बेसिकली आर की वैल्यू 0 है, तो आर की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो रो बाय 6 एप्सिलॉन, ये बन जाएगा 3 आर स्क्वायर। मैं इसको काट नहीं रहा, क्योंकि जब मैं सरफेस पे निकालूंगा, यानी कि आर की वैल्यू कैपिटल आर है, तब क्या बनेगा पोटेंशियल, तब पोटेंशियल क्या बनेगा, रो बाय 6 एप्सिलॉन 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा रो बाय 6 एप्सिलॉन 2 आर स्क्वायर। तो दोनों को डिवाइड करूंगा, इसको और इसको डिवाइड करूंगा, तो 3/2 अच्छा। समझ में आया तो बताओ, एक होमवर्क क्वेश्चन ले लो, या अभी ट्राई करना होमवर्क क्वेश्चन पे। चले आगे चले। क्वेश्चन इज, अभी आज की क्लास में मैंने आपको क्या कराया? आज की क्लास में मैंने बताया कि अगर आपकी एक रिंग है, उस रिंग की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल कितना बनेगा, के क्यू बाय। अभी रिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन है भाई, यहीं पे करा। क्वेश्चन क्या है, आपने के पास एक रिंग है, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में टफ लगेगा, तो टफ है नहीं। अब मैंने क्या करा, एक 60 डिग्री की आर्क पे चार्ज दे दिया, सिर्फ इतनी सी आर्क पे चार्ज है, और ये 60 डिग्री, ठीक है। और ये है लेमडा, लेंथ है, लेंथ कुछ भी ले लो, रेडियस है आर्क। तो यहाँ सेंटर पे आपको पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल एट सेंटर। अप्रोच देखो, सिंपल सी अप्रोच है। अब एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट ले लो, छोटे से चार्ज एलिमेंट की वजह से सेंट्रल पोटेंशियल कितना बनेगा, के डी क्यू बाय आर।
अब टोटल पोटेंशियल क्या बन जाएगा? टोटल पोटेंशियल विल बी, इंटीग्रेशन कर दोगे के क्यू बाय आर। अब क्यू किसके बराबर है? लैम्डा एल के बराबर। लैम्डा आपको गिवन है, लेंथ आप निकाल सकते हो। आर किसके बराबर होता है? तुम्हें पता है थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। तो आर किसके बराबर होगा? थीटा इंटू रेडियस। हमेशा कभी भी एक्सटेंडेड चार्ज मतलब पॉइंट चार्ज के अलावा कोई एक्सटेंडेड चार्ज की वजह, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो, एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकालना। चलो आज की क्लास क्या सर बोलो के बोलो। लैम्डा पाई बाय 3। बिल्कुल ठीक है। और इस रिजल्ट को नोट कर लेना, स्टैंडर्ड रिजल्ट। अगर आपके पास एक आर गिवन है और आर गिवन है, आर का एंगल है थीटा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बनेगा? के लैम्डा थीटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, और आर की लेंथ, आर का एंगल है थीटा, के लैम्डा थीटा। आज के लिए इतना करेंगे, बाकी एक एक्स्ट्रा कल थर्सडे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे टेस्ट, सैटरडे को होगा, फ्राइडे को एक एक्स्ट्रा क्लास, और एक टाइम मुझे बता दें। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस ही चलेगी लगातार 2-3 क्लास में, आज की थ्योरी के बेस। आज के लिए इतना करेंगे, बाकी कल मिलते हैं।